Hello everyone, how are you all? You all are welcome to MAM Institute of Commerce. आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग है। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता क्या है? रिक्रूटमेंट मीन्स आइडेंटिफाइंग द सोर्सेस। क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को? सोर्सेस को, जरियों को, ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ एंड कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज। फिर क्या करना है? उन सोर्स से कॉन्टैक्ट करना है। सबसे पहले हमें स्टाफ चाहिए तो हमें पहले सोर्सेस पता होना चाहिए कहाँ से हम स्टाफ को लाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? हम कॉन्टैक्ट करेंगे टू अट्रैक्ट सफिशिएंट नंबर, to attract sufficient number of candidate from which the choice can be made। रिक्रूटमेंट बेसिकली एक तरीके से लोगों को इनविटेशन देना है कि भाई आओ, हमारे यहाँ वैकेंसीज निकली हुई हैं, तुम जॉब के लिए अप्लाई करो। जस्ट एन इनविटेशन टू द कैंडिडेट टू कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। अब अगला क्वेश्चन आता है इसी पे कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ठीक, कमेंट कहता है कि रिक्रूटमेंट क्या है सर? एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इस पे आप कमेंट कीजिए कैसे ये पॉजिटिव है। ठीक, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस है? बिकॉज इट क्रिएट्स अ पूल ऑफ कैंडिडेट। क्या करता है ये? पूल ऑफ कैंडिडेट क्रिएट करता है, यानी बहुत सारे लोगों को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देता है। फ्रॉम विच गुड चॉइस कैन बी मेड। अब उसमें क्या होगा? इतने सारे कैंडिडेट जब आ जाएंगे तो उसमें से किसी एक या दो लोगों को, जितने की रिक्वायरमेंट है, उनको चुना जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो वही कहता है कि ये पूल ऑफ कैंडिडेट को इकट्ठा कर देता है। इस वजह से क्या है? पॉजिटिव प्रोसेस है। ठीक, अब आ रहा है व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है? इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, क्या करते हैं? हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों को इधर से उधर चेंज करते हैं, या तो प्रमोट कर देते हैं। किस तरीके से? बाय प्रमोशन। प्रमोट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? किसी लोअर स्टाफ को हायर पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, फिर ट्रांसफर विद इन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ट्रांसफरिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक, या फिर क्या करेंगे? हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक जॉब से दूसरी जॉब पे इसी एम्प्लॉय को, सेम एम्प्लॉय को, और कोई भी उसमें स्टेटस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, गिव टू इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दो इंटरनल सोर्स क्या है सर? अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, ट्रांसफ़र और दूसरा प्रमोशन। ट्रांसफ़र में क्या होता है? कोई चेंज नहीं होता, सेम ही स्टेटस रहता है। जबकि प्रमोशन में क्या होता है? आपको हायर पोजीशन मिल जाती है और लोअर पोजीशन से। चलिए सर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज प्रमोशन। अब प्रमोशन होता क्या है? तो वैकेंसीज एट हायर लेवल, वैकेंसीज एट हायर लेवल में बी फिल्ड अप बाय प्रमोटिंग पर्सन्स वर्किंग एट लोअर लेवल। जब लोअर लेवल के लोगों को हायर लेवल की वैकेंसीज में भरा जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? प्रमोट किया गया है। क्या किया गया है सर? प्रमोट किया गया है, प्रमोशन मिला है। प्रमोशन इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय एट अ हायर पोस्ट। क्या होती है? हायर पोस्ट, कैरिंग हायर स्टेटस एंड मोर सैलरी। सैलरी भी इंक्रीज होती है, आपका स्टेटस भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब कहता है डिफाइन ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मींस शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन फैक्ट्री, ब्रांच और ऑफिस टू फिल द वैकेंसीज इन अनदर फैक्ट्री, ब्रांच और ऑफिस ऑफ द कंपनी। यानी हमने किसी एक ब्रांच, किसी एक फैक्ट्री, किसी एक ऑफिस से किसी दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, बट इट डज नॉट ट्रांसफर इन्वॉल्व शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू सिमिलर जॉब।
सिमिलर जॉब होगी सर। इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन स्टेटस, ठीक है, उसके अंदर कोई भी स्टेटस चेंज नहीं होता, कोई सैलरी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट के कोई 2 एडवांटेजेस बताइए। सबसे पहला कहता है फिलिंग वैकेंसीज फॉर हायर जॉब फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू मोटिवेट एंड इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ इंटरनली लोगों को प्रमोट करती है रादर देन कि वो कहीं और से लोगों को रिक्रूट करके लेके आए, तब फिर लोगों जो एम्प्लॉय होंगे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, उनका मोरल हाई होगा कि अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो हो सकता है उनको मौका दे दिया जाए प्रमोट होने का, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट हेल्प्स टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है सर? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय आपके छोड़ते जाते हों ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, उसको कहा जाता है लेबर टर्नओवर। के लेबर टर्नओवर कितना हुआ, यानी कितने एम्प्लॉय छोड़ के आपके चले गए ऑर्गेनाइजेशन को। तो एंड एब्सेंटिज्म बेसिकली क्या है कि अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट होते रहेंगे, प्रमोशन होते रहेंगे, तब फिर क्या होगा, लोग जॉब नहीं छोड़ के जाएंगे। क्यों? उनको एक उम्मीद रहेगी कि हो सकता है मुझे प्रमोशन मिल जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर आपका कम हो जाएगा और लोग एब्सेंट भी कम होंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर छुट्टी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको प्रमोशन मिलना नहीं है। कैंडिडेट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट रिक्वायर इंडक्शन ट्रेनिंग। उनको इंडक्शन ट्रेनिंग यानी ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, उनको हमें बताना नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन में, भैया देखो ये तुम्हारी पोस्ट है, ये लोग हैं, ये तुम्हारे सीनियर हैं, ये तुम्हारे जूनियर हैं, ये ट्रेनिंग उनको नहीं देनी पड़ती है, ठीक। तुम्हें किसको रिपोर्ट करना है, तुम्हें कौन रिपोर्ट करेगा, ये भी हमें ट्रेनिंग उसको नहीं देनी पड़ेगी। वो फैमिलियर है भाई, ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है, उसको पता है सब कुछ, ठीक है। तो ये 3 हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अनसूटेबल कैंडिडेट में बी प्रमोटेड टू द पोजीशन ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हो सकता है कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में जिसको हमने प्रमोट किया हो वो सूटेबल कैंडिडेट हो ही ना उस पोस्ट के लिए, ठीक है। और इस वजह से हमने प्रमोट किया उसको क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, हमारे पास तो लिमिटेड लोग हैं, उसी में से हमें किसी एक को प्रमोट करना था तो किसी एक को हमने कर दिया, ठीक है। क्यों? बिकॉज द चॉइस इज लिमिटेड, ठीक। जितने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हम उसी में से तो किसी को प्रमोट करेंगे। The employee may become lethargic if they are sure of time bound promotion। अब मुझे पता है कि मुझे 4 साल में प्रमोशन मिल जाएगा, मैं जानता हूँ ये बात, तो अब मैं क्या होऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो जाऊंगा, काम ही नहीं करूंगा सही से, ठीक, क्योंकि पता है 4 साल बाद तो अपने आप हमें प्रमोशन मिल ही जाना है, ठीक है, चाहे हम काम करें चाहे ना करें, बात वही है, ठीक। इंटरनल रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी कंप्लीट मेथड इन इटसेल्फ, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। क्यों सर? हमने इंटरनल रिक्रूटमेंट के जरिए प्रमोट तो कर दिया सर, लेकिन अब जिसको हमने प्रमोट किया है उसकी जगह भी तो खाली हुई होगी, तो हमें उसको भी तो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से ये अपने आप में कंप्लीट प्रोसीजर नहीं होता। द एंटरप्राइज हैज टू रिजॉर्ट टू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक, एट सम स्टेज बिकॉज ऑल वैकेंसीज कैन नॉट बी फिल्ड फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से सारी वैकेंसीज फिल नहीं करी जा सकती है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मींस फिलिंग वैकेंसीज बाय अपॉइंटिंग सूटेबल पर्सन फ्रॉम आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, हम बाहर से किसी एक बंदे को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है गिव द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं हमको? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइड चॉइस। बहुत सारे लोग होंगे सर, बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास चॉइस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन,
ठीक है। फिर दूसरा कहता है इट ऑल्सो प्रोवाइड पीपल विद न्यू आइडियाज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स विच हेल्प टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम किसी बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमको नया टैलेंट देखने को मिल जाएगा, जिसके ज़रिए से हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ग्रो कर जाए उसके टैलेंट की वजह से। ठीक है, इस वजह से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का ये बेनिफिट हमको देखने को मिल जाता है। सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, What are the disadvantages of external recruitment? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है सर? इसके अंदर हमें पहले रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा, हो सकता है उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और रिक्रूटमेंट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि भाई वहाँ पे पूल ऑफ कैंडिडेट इकट्ठा हुए हैं, उसमें से एक राइट कैंडिडेट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है उसको चूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टू रिक्रूट फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड। ठीक, देयर इज़ नो गारंटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल अट्रैक्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ सूटेबल कैंडिडेट। ये गारंटी नहीं होती है कि हमने जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला है सर कि हमारे यहाँ वैकेंसीज खाली हैं, रिक्रूटमेंट का हम प्रोसेस चला रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमको जितने कैंडिडेट चाहिए थे हमको उतने कैंडिडेट मिल जाएं। ठीक है, यहाँ पे कोई गारंटी इस बात की नहीं होती है। फिर कहता है रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड में क्रिएट फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हु एस्पायर फॉर प्रमोशन। ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका कि अगर हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, पिछले 4-5 साल से हम काम कर रहे हैं, कंपनी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, कंपनी क्या कर रही है बाहर से लोगों को लेके आ रही है हायर पोजीशन पे, हमको प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और एक टाइम पे हम कंपनी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है सर, लेबर टर्नओवर बढ़ जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट। केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट का मतलब है उसको अच्छे से समझना और उसको अच्छे से देखना कि जिस जॉब के लिए वो अप्लाई करने जा रहा है क्या वो उस लायक है भी या नहीं है। टू चूज़ द मोस्ट सूटेबल पर्सन। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जॉब निकली है, जो वैकेंसी है, उसकी कोई तो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो हमें अच्छे से स्क्रीनिंग करनी पड़ जाती है कि कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो उस जॉब के लिए उसी को हम रिक्रूट करके लेके जाएं। क्यों सर, हम उसको ही सिलेक्ट क्यों करेंगे जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो? क्योंकि सर इससे क्या होता है, हमने मान लीजिए रॉन्ग कैंडिडेट को अपॉइंट कर लिया तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो जाएगा। कैसे होगा सर? एक तो उसने इतना बड़ा प्रोसेस उसने फॉलो किया, रिक्रूट करके लेके आए, ठीक है, कैंडिडेट को, उसके बाद इतना वेस्टेज हुआ टाइम का, पैसे का, और उसके बाद वो कैंडिडेट भी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उस चीज़ के लिए सूटेबल था ही नहीं। तब फिर ऑर्गेनाइजेशन का और लॉस हो गया। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सूटेबल पर्सन होता है ना, कंपनी उसी को सेलेक्ट करती है। ठीक, अब कहता है, ये क्वेश्चन भी आता है, वाई सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट तो पॉजिटिव था क्योंकि पूल ऑफ कैंडिडेट कर रहा था, ठीक, लेकिन सिलेक्शन क्या होता है, निगेटिव प्रोसेस होता है। क्यों निगेटिव होता है? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग द अनसूटेबल कैंडिडेट, यानी उसमें से छांटते हैं हम, ठीक है, हटाते रहते हैं लोगों को कि भैया तुम नहीं सूटेबल हो, तुम भी सूटेबल नहीं हो, तुम भी सूटेबल नहीं हो, जाओ, ठीक है, हम लोग आपको बताएंगे, ये कह के टाल दिया जाता है। इट मीन्स दैट ओनली द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सबसे ज़्यादा जो सूटेबल कैंडिडेट होता है सिर्फ और सिर्फ हम उसी को हम अपॉइंट करते हैं अपने यहाँ इन अ सिलेक्शन प्रोसेस। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है डिफाइन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है सर? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द जॉब नॉलेज। क्या है? जॉब के बारे में बताया जाता है, जॉब के बारे में सिखाया जाता है, इसलिए कह रहा है इंक्रीजिंग द जॉब नॉलेज। ट्रेनिंग में क्या होता है, जॉब की नॉलेज बढ़ाई जाती है। एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय, उस स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक एक्टिविटी।
क्या होती है, पूरी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है और सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, वेयर बाय पीपल रिक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग स्पेसिफिक वर्क। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, उनको नॉलेज दी जाती है और स्किल्स प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए। फिर कहता है गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है, सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर द राइट जॉब। ठीक है, बाय इम्पार्टिंग द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उनको प्रिपेयर करेंगे उनकी जॉब के लिए, जिस जॉब को वो करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, हम उनको नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड करेंगे टू एनेबल एम्प्लॉय टू वर्क मोर एफिशिएंटली on their present job by exposing them to the latest concepts and टेक्निक। हो सकता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग ही एम्प्लॉय हो, लेकिन जो वो काम कर रहा हो उससे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब आ गई हो मार्केट में, तो उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ जाएगी, ताकि वो एफिशिएंटली उस नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्या कर ले, हैंडल आउट कर ले और उसको यूज़ करना सीख ले। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी दो तरीके की होती है सर, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है और एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इन दिस मेथड द ट्रेनी इज प्लेस्ड ऑन अ रेगुलर जॉब। क्या होता है, जॉब ही कर रहा होता है एक तरीके से, वो रेगुलर जॉब ही पे रहता है। एंड टॉट द स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। ठीक, उसी जॉब करते हुए उसको क्या सिखाया जा रहा होता है, उसको स्किल्स सिखाई जा रही होती है कि भैया देखो इस जॉब को इस तरीके से करना है। अ सुपरवाइजर और ट्रेनर गाइड्स एंड सुपरवाइज द ट्रेनी। ठीक है, यहाँ पे सुपरवाइजर क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता है। द ट्रेनी लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग एंड हैंडलिंग द जॉब। ठीक, वो जॉब भी करता रहेगा और सीखता भी चला जाएगा। ठीक, ये होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी वो जॉब भी कर रहा है, साथ में वो ट्रेनिंग भी उसी में कर रहा है। फिर कहता है एक्सप्लेन जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एज अ टेक्निक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये किसकी टेक्निक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग की टेक्निक है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। क्या है इसके अंदर, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। क्या है ये, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हर एक स्टेप से गुजारा जाता है। क्या है, प्रिपेयरिंग द ट्रेनीज बाय टेलिंग देम अबाउट द जॉब। सबसे पहला स्टेप, उनको जॉब के बारे में बताया जाएगा है क्या। एंड ओवरकमिंग देयर इनिशियल नर्वसनेस। ठीक, उसके बाद भाई हम पहली बार कहीं गए हैं, हम वहाँ काम करने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा नर्वस तो होंगे ना, उस नर्वसनेस को दूर किया जाता है और हम लोग को एक कंफर्टेबल जोन में लाया जाता है। फिर प्रेजेंटिंग द इंस्ट्रक्शन। क्या फिर प्रेजेंट किया जाता है हमें, इंस्ट्रक्शन, गिविंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड इंटरैक्टिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोगों के साथ बातचीत करी जाती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर लेटिंग द ट्रेनिंग ट्राई आउट द जॉब। फिर क्या करते हैं, जो ट्रेनी है, जो सीख रहा है, उसको जॉब करवाई जाती है, यानी उससे ट्राई करवाया जाता है कि भैया काम करके देखो तुम कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऑब्जर्विंग ट्राई एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी असिस्टेंस। फिर सुपरवाइजर क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है कि वो काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और अगर कुछ उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है तो फिर वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और फॉलो अप लेता रहता है। ठीक है, ये एक जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग का मेथड है और ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का टेक्निक हैगी। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रीफली डिस्कस द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज अ टेक्निक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग द ट्रेनीज लर्न बाय वर्किंग विद दोज हु आर ऑलरेडी स्किल्ड इन देयर जॉब। ट्रेनिंग क्या करते हैं, जॉब्स की स्किल्स को सीखते हैं। किससे सीखते हैं, उन लोगों से जो उसी चीज़ में काम कर रहे हैं। इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्लासरूम ट्रेनिंग इज गिवन फर्स्ट। पहले क्या होता है,
क्लासरूम में उनको सिखाया जाता है, उसमें ट्रेनिंग उनको दी जाती है। एंड देन द ट्रेनी ट्राई आउट द जॉब अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर। ठीक, उसके बाद क्या करता है, जो मास्टर है उसके गाइडेंस के अंदर में वो जॉब को ट्राई करता है। एन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में रन फ्रॉम 2 to 5 ईयर्स, 2 से 5 साल तक के ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेटअप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI आपने सुना होगा, फॉर द पर्पज़ ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस ये ITI की जो ट्रेनिंग्स होती हैं जितनी भी तरीके की, वो क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कही जाती हैं। ठीक है, ये भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, यानी इंसान जॉब करता रहता है और उसी जॉब को करते करते वो सीखता रहता है। ठीक है, फिर कहता है डिस्कस जॉब रोटेशन एज अ टेक्निक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जॉब रोटेशन भी एक टेक्निक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। इसमें होता क्या है, बेसिकली दिस मेथड इन्वॉल्व्स मूवमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनी फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक जॉब से दूसरी जॉब पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं उसको, बेसिकली ऑफ सिमिलर नेचर ईदर इन सेम डिपार्टमेंट और डिफरेंट। ये तो सेम डिपार्टमेंट हो सकता है या डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक, द ट्रेनी गेट द जॉब नॉलेज एंड गेन्स एक्सपीरियंस इन डिफरेंट असाइनमेंट। ठीक, डिफरेंट यानी जैसे आपके यहाँ रोटेशन होता होगा कि पहले एक बच्चा आगे बैठेगा, फिर दूसरा बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा, इस तरह से रोटेशन होता चला जाएगा। इसी तरह से जॉब रोटेशन भी होता है, पहले एक जॉब करिए, फिर दूसरी करिए, फिर तीसरी करिए, इस तरीके से वो ट्रांसफ़र होता जाता है एक जॉब से दूसरी जॉब पे। उससे क्या होता है, उसकी नॉलेज और स्किल्स भी और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, हर तरीके के काम उसको करने को मिल जाते हैं। ठीक, अब आता है व्हाट इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पूरा खर्रा था जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया है। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या आता है, अंडर द ऑफ द जॉब training, the trainee is separated from the job situation and learns skill related to the job। यानी वो जॉब पे नहीं होगा, ठीक है, बस वो उसकी स्किल सीख रहा होगा, वो जॉब नहीं कर रहा होगा, वो स्किल सीख रहा होगा। ऑन द जॉब में क्या था, वो जॉब के साथ साथ स्किल सीख रहा था। ऑफ द जॉब में क्या है, वो अभी जॉब पे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, स्किल्स सीख रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन क्लासरूम ट्रेनिंग एज अ टेक्निक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग क्या होती है, लेक्चर्स, केस स्टडीज, ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज्ड इन क्लासरूम टू प्रोवाइड थियोरेटिकल नॉलेज। जितनी भी थ्योरी की नॉलेज होती है वो प्रोवाइड करी जाती है थ्रू लेक्चर्स, केस स्टडीज डिस्कस होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, द ट्रेनीज लर्न इन आर रिलेटेड इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम वर्क प्लेस डिस्टर्बेंस। ठीक है, वर्क प्लेस से वो अलग होता है, यानी एक तरीके से एक क्लासरूम में वो रहता है और वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीख रहा होता है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, डिफाइन सिमुलेशन एक्सरसाइजेस एज अ मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ये भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है, इन दिस द ट्रेनी इज प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट which closely resembles the actual working condition। इसमें होता क्या है कि वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो बिल्कुल लगती है कि इन एक्चुअल रियलिटी है लेकिन होती नहीं है। बिजनेस गेम्स, रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आर द मेन टाइप्स ऑफ सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। ये सारी चीज़ें क्या हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइजेस हैं। दीज आर यूजुअली शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड, क्या होती हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड होती हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस वेयर इंडिविजुअल लर्न बाय पार्टिसिपेटिंग। इसमें क्या होता है, गेम्स खिलाए जा रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और सीखते जाइए। ठीक है, रोल प्ले करवाए जा रहे हैं आपसे। ठीक, इस तरीके से इसके अंदर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एज अ मेथड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये भी क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का एक पार्ट है। ठीक, इन दिस मेथड अ ट्रेनिंग सेंटर कॉल्ड वेस्टिब्यूल इज सेटअप। ठीक, एक ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया जाता है। ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाता है, वेस्टिब्यूल सेटअप। द इक्विपमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द एक्चुअल जॉब आर डुप्लीकेटेड इन अ वेस्टिब्यूल। ठीक है, होता क्या है कि जैसे उसमें था ना सिमुलेशन एक्सरसाइजेस में, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था कि आपको बिल्कुल लगे कि आप एक्चुअल में वर्किंग कंडीशन में हैं, जबकि नहीं है।
ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर भी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में भी होता है कि आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट करी जाती हैं, लेकिन वो होती हैं डुप्लीकेट। ठीक। एक्सपर्ट ट्रेनर्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। द ट्रेनीज लर्न द जॉब ऑन इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स विच दे विल यूजिंग ऑन द जॉब। क्या करते हैं वो लोग, उन इक्विपमेंट्स, उन मशीन्स को हैंडल आउट करना सीखते हैं जो वो लोग जॉब में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल वेस्टिब्यूल में भी क्रिएटेड टू ट्रेन रेलवे ड्राइवर्स। ठीक है, वेस्टिब्यूल किसके लिए क्रिएट किया जा सकता है? जो लोग ट्रेन के ड्राइवर्स होते हैं, जो ट्रेन चला रहे होते हैं, जो प्लेन चला रहे होते हैं, उनके लिए क्या होता है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है सर, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? गिव 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं? चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, द पर्पस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज लर्निंग बाय डूइंग एंड अर्निंग टुगेदर। ठीक, लर्न भी करेंगे, अर्न भी करेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में लर्न एंड अर्न। ठीक, ऑफ द जॉब में क्या होगा? द पर्पस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज फोकस ऑन लर्निंग ओनली। यहाँ पे क्या है? लर्न, लर्न एंड लर्न। ऑन द जॉब में क्या था? लर्न एंड अर्न। जबकि ऑफ द जॉब में क्या है? सिर्फ लर्न, लर्न एंड लर्न। ठीक, प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द जॉब इज इम्पार्टेड इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है, प्रैक्टिकली वो काम भी कर रहा होता है और सीख भी रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ द जॉब में क्या होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करी जाती है अबाउट द जॉब इज इम्पार्टेड ऑन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज थी, यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है। ये सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक, सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो हम लोग उन स्टेप्स को देखते हैं। एक नोट मैंने इसमें लिख रखा है, नोट इन एग्जाम क्वेश्चन में भी आस्क द फर्स्ट 5 और द लास्ट 5 स्टेप्स। ठीक, एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है और वो इसी तरीके से पूछता है कि या तो पहले 5 स्टेप्स बता दीजिए या आखिरी के 5 स्टेप्स बता दीजिए। ठीक, हो सकता है कि कभी एग्जामिनर का मूड बदल जाए और वो नाम दे दे कि पर्टिकुलरली इन स्टेप्स को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए हम लोग पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले क्या कहता है? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। सबसे पहले क्या होगा? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। दिस इज एसेंशियली टू चेक वेदर द कैंडिडेट फुलफिल द मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक, इसमें क्या चेक होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए है जॉब के लिए, क्या वो उसके पास है भी या नहीं है। ठीक, द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज जनरली क्वाइट ब्रीफ। क्या होता है? बहुत छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। इट एम्स टू एलिमिनेट टोटली अनसूटेबल कैंडिडेट। इसमें क्या होता है? जो बिल्कुल ही अनसूटेबल कैंडिडेट हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमको, उनको हमें तुरंत वहाँ से हटाना है। ठीक है, द रिसेप्शनिस्ट और सम अदर ऑफिशियल इंटरव्यूज the candidate to determine whether it is worthwhile for the candidate to fill up the application blank। ठीक, पहले क्या करता है? या तो रिसेप्शनिस्ट या किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है, वो चेकआउट कर लेता है कि क्या ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्या ये उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है जिस चीज़ के लिए हमें रिक्वायरमेंट है। अगर ठीक है तो फिर एप्लीकेशन ब्लैंक उसको फिल करने दिया जाता है, अदरवाइज एप्लीकेशन ब्लैंक फिल करने से पहले ही उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू सेव्स टाइम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयर। इससे क्या होता है? उसका टाइम भी बचता है और एक्सपेंस भी बच जाते हैं। ठीक, अब वो कैंडिडेट अनसूटेबल था, वो कैंडिडेट अनसूटेबल था। ठीक, और वो कहाँ पहुँच गया? पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस में चलता चला गया आगे, तो फिर आखिर में जाके एलिमिनेट किया जा रहा है। तो उससे क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का टाइम भी वेस्ट हुआ और साथ ही पैसे भी वेस्ट हो गए। इससे बेहतर है कि पहले ही उनको छांट लो कि भैया जो अनसूटेबल है वो हटा दिए जाएं। ठीक है, अगला उसमें स्टेप आता है एप्लीकेशन ब्लैंक। ये क्या होता है सर? एप्लीकेशन ब्लैंक इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसीजर।
क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंड परमानेंट रिकॉर्ड अबाउट द कैंडिडेट। इसके अंदर आपसे सारी आपकी डिटेल मांगी जाती है कि आपका नाम क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, अभी तक के कहाँ जॉब करी है, कितना एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अबाउट द कैंडिडेट, इट रिफ्लेक्ट्स द कैंडिडेट सूटेबिलिटी एंड इंटरेस्ट फॉर द जॉब। इससे क्या पता चलता है कैंडिडेट की सूटेबिलिटी, क्या वो सूटेबल है या नहीं है। एप्लीकेशन ब्लैंक ऑल्सो सर्व एज द बेसिस फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। अब एप्लीकेशन ब्लैंक के बेसिस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस डिसाइड होते हैं कि उनसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप होता है सिलेक्शन टेस्ट। सर हमने टेस्ट के लिए अलग से एक पूरा सेपरेट क्वेश्चन बना दिया है कि किस किस तरीके के टेस्ट होते हैं, उसको अभी हम लोग आगे फर्दर चेकआउट करेंगे। फिलहाल के लिए एक सिलेक्शन टेस्ट भी करे जाते हैं, ठीक है। टेस्ट हैव बिकम अ पॉपुलर डिवाइस फॉर स्क्रीनिंग दी कैंडिडेट, ठीक है। टेस्ट क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लोगों जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, अप्लाई करे होता है जिन लोगों ने जॉब के लिए, उनसे टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है सर। These tests are based on assumptions that human traits and work behavior can be predicted by sampling, ठीक है। उनसे टेस्ट करवाए जाते हैं, उससे उनके बारे में उनका बिहेवियर चेक किया जाता है, उनके ह्यूमन ट्रेट्स चेकआउट किए जाते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर यूज टू जज दीज क्वालिटीज़। अब कैंडिडेट के अंदर क्वालिटी है भी कि नहीं है, तो उसको जज कैसे करेंगे, उनको टेस्ट करके, ठीक है। टेस्ट आर नॉट फुल्ली रिलायबल एंड दे ऑल्सो इन्वॉल्व टाइम एंड मनी। टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि रिलायबल एक मेथड हो, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट लेती हैं, लेकिन पर अब वो टेस्ट अगर लेंगी तो जाहिर सी बात है उनका उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और प्लस उनके पैसे भी वेस्ट होने हैं, ठीक है। अगले स्टेप की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। कहता है सिलेक्शन और फाइनल इंटरव्यू। इट इन्वॉल्व फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। कैंडिडेट और एम्प्लॉयर के बीच में क्या हो रहा होता है, फेस टू फेस बातचीत हो रही होती है। आप लोग ने इंटरव्यूज तो देखे ही होंगे, ठीक। द एम्प्लॉयर आस्क जॉब रिलेटेड एंड जनरल क्वेश्चन। आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, ठीक, आपके एजुकेशन के बारे में और जॉब के बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरव्यू इज मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टेप इन एम्प्लॉय सिलेक्शन, ठीक। सबसे ज़्यादा जो फॉलो होता है वो इंटरव्यू होता है। देयर आर सम क्वालिटीज़ विच कैन बी जज ओनली थ्रू फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद द कैंडिडेट, ठीक। कैंडिडेट से बातचीत करके ही कुछ चीज़ें समझ में आती हैं कैंडिडेट के बारे में। इंटरव्यू शुड बी कंडक्टेड इन अ प्रॉपर फिजिकल इन्वायरमेंट। एक प्रॉपर जगह पे इंटरव्यू को कंडक्ट करना चाहिए जहाँ पे कोई नॉइज़ या डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। अगला स्टेप होता है सिलेक्शन के अंदर ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ जजिंग द लीडरशिप एबिलिटी, ठीक। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है 5 से 6 लोगों का, 10 लोगों का, और एक टॉपिक दे दिया जाता है। उनसे कहा जाता है आप इस पर डिस्कस करना स्टार्ट कीजिए, और वो लोग आपस में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि कौन उसके अंदर लीडर, किसके अंदर उस लीडरशिप क्वालिटी पाई जाती है। एंड सोशल ट्रेट्स ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। इन अ ग्रुप डिस्कशन अ प्रॉब्लम इज गिवन टू अ स्मॉल ग्रुप। क्या किया जाता है, एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक सवाल दे दिया जाता है भाई, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिस्कस द प्रॉब्लम एंड इंटरैक्ट विद वन अनदर, ठीक। अब इसमें यह भी देखा जाता है कि उनका बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के साथ, ठीक। कोई हो सकता है कि उसके फॉर में प्रॉब्लम के बोल रहा हो सकता है कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा हो, तो उसमें क्या आपस में वो लोग बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जज करी जाती हैं, और कैसे वो पॉइंट्स अपने स्ट्रांगली वहाँ पे रख रहे हैं, ठीक। द ऑब्जर्वर गाइड्स द डिस्कशन। जो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो क्या करता है, गाइड कर रहा होता है डिस्कशन को। द लीडरशिप क्वालिटी बिहेवियर जजमेंट ऑफ एवरी मेंबर कैन बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड। ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से ये सारी चीज़ें जज कर ली जाती हैं। ग्रुप डिस्कशन इज़ वाइडली यूज टू स्क्रीन द कैंडिडेट फॉर एडमिशन इनटू मैनेजमेंट स्कूल। मैनेजमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन अगर चाहिए तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत ही बढ़िया स्टेप होता है।
फिर अगला स्टेप आता है मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट हु आर फाउंड सूटेबल फॉर आफ्टर इंटरव्यू, ठीक, इंटरव्यू हो गया, अब वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, आर कॉल्ड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। अ मेडिकल चेकअप फॉर सच कैंडिडेट इज डन बाय अ पैनल ऑफ डॉक्टर, एक पैनल ऑफ डॉक्टर हम अपॉइंट करेंगे, वो आएंगे और वो उनकी फिजिकल हेल्थ को चेक करेंगे, ठीक है, दैट दे आर हेल्दी एंड फिजिकली फिट फॉर द जॉब। ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। कुछ ही पोस्ट ऐसी होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है जॉब की जहाँ पे ये चीज़ रिक्वायर्ड होती है, ठीक। अगला स्टेप है इसका चेकिंग रेफरेंसेस, ठीक। Generally, every candidate is required to state in the application form the name and address of at least two responsible person who knows him, ठीक है। दो लोगों का डेटा मांगा जाता है, उन लोगों का जो उसको कैंडिडेट को जानते हो, ठीक। उनसे फिर क्या किया जाता है, रेफरेंस लिया जाता है कि भैया ये जो बंदा है मैं यहाँ जॉब के लिए आया है, कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये कैसा इंसान हैगा, ठीक, उसके बारे में सब कुछ रेफरेंस लिए जाते हैं। These persons are contacted in writing or over a telephone, ठीक, to collect information about the background, abilities and character, ठीक, उसके कैरेक्टर कैसा है, उसका एबिलिटीज़ कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चीज़ चेक होती है थ्रू रेफरेंसेस। फिर अगला स्टेप होता है फाइनल अप्रूवल। द कैंडिडेट हु आर फाउंड सूटेबल आफ्टर द मेडिकल चेकअप एंड बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाय इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर। फिर उनको क्या इशू कर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर्स। दे आर आस्क टू ज्वाइन द ड्यूटी बाय द स्पेसिफाइड डेट। अपॉइंटमेंट लेटर में एक डेट दी होती है, उस डेट से उनको अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना होता है। जनरली द कैंडिडेट आर अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन ऑफ 1 to 2 years। प्रोबेशन यानी परमानेंट जॉब नहीं होती है उनकी। इट मे हैपन कि उनको जब जॉब पे रखा जाए तो 1 से 2 साल तक की वो प्रोबेशन पे रहें, यानी कभी भी उनको हटाया जा सकता है, कोई परमानेंट जॉब उनकी नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट हु गेव सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड आर मेड परमानेंट। जो प्रोबेशन पीरियड में अपने आप को प्रूव कर ले जाते हैं उन्हीं को परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जाता है, अदरवाइज कैंडिडेट को हटा दिया जाता है, ठीक है। लास्ट स्टेप है इसका प्लेसमेंट। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर पुट अप और पोस्टेड इन ऑन एप्रोप्रिएट जॉब, ठीक है, उनको एप्रोप्रिएट जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। इसी को क्या कहा जाता है, प्लेसमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब एंड वर्क प्लेस टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। जो भी स्पेसिफिक जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था, जिसके लिए वो सिलेक्ट किया गया है, उसको वो जॉब असाइन कर दी जाती है। इट इन्वॉल्व्स मैचिंग द कैंडिडेट एंड जॉब। जो कैंडिडेट जो जॉब कर सकता है उसको वो जॉब प्रोवाइड करना, मैचिंग द कैंडिडेट विद द जॉब। प्रॉपर प्लेसमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। भाई अगर हमने जो बंदा जिस जॉब के लिए काबिल था उसको वो वाली जॉब प्रोवाइड कर दी, तब तो फिर उसकी एफिशिएंसी होएगी, ठीक है, और वो अच्छे से काम भी करेगा और वो खुश भी होगा, सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर कोई बंदा किसी जॉब के काबिल नहीं था, हम उसको उससे वाली जॉब करवाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी नहीं होगी और वो अनसेटिस्फाई रह जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट करते हैं। सबसे पहला कहता है एडवर्टीजमेंट। Whenever an organization want to fill the job vacancies, it may issue an advertisement। भाई कैसे पता चलेगा लोगों को कि हमारे यहाँ जॉब निकली है, हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। गिविंग डिटेल्स ऑफ द जॉब टू बी फिल्ड इन, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि अपनी डिटेल निकाल के देते हैं कि भैया देखो ये जॉब हमारे यहाँ है, इसके लिए इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतनी सैलरी है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इज़ अ स्पेशल न्यूज़पेपर विच ओनली कंटेन्स जॉब एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर सिर्फ क्या निकलती हैं, जॉब्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर।
एडवर्टाइजिंग इज अ कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये कन्वीनियंट भी होता है और इकोनॉमिकल होता है, सस्ता पड़ जाता है एज अ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेटअप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। क्या करा है सरकार ने इंडिया की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाए थ्रू आउट द कंट्री। क्यों? ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को क्या किया जा सके, टैकल किया जा सके। दे रजिस्टर द नेम, एड्रेस एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द जॉब सीकर्स। क्या करते हैं, नाम, एड्रेस और जितनी भी उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह है सब कुछ उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है यहाँ पे, ठीक, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में। फिर व्हेन एम्प्लॉयर्स नोटिफाई जॉब वैकेंसीज, जब एम्प्लॉयर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में बताते हैं कि भैया हमें ये कैंडिडेट चाहिए इस तरीके का, तब फिर दे रिफर द नेम ऑफ सूटेबल कैंडिडेट। उसी में से वो सूटेबल कैंडिडेट ढूंढते हैं और उसमें से वो नाम कंपनी को रिफ़र कर देते हैं कि भाई देखो ये है अपना, तुम इनसे कांटेक्ट कर लो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर रिक्रूटिंग सेमी स्किल्ड स्टाफ। सेमी स्किल्ड, ठीक है, ना पूरी तरह से स्किल्ड ना अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड है। सम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग एंड रिसर्च सर्विसेज। फिर अगला सोर्स क्या है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, वह है प्लेसमेंट एजेंसीज। द एम्प्लॉयर कैन हायर प्लेसमेंट एजेंसीज टू डू द कंप्लीट जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये पूरा रिक्रूटमेंट का काम करती हैं एजेंसीज। द एजेंसी विल एडवर्टाइज द जॉब। सबसे पहले क्या करेगी ये एजेंसी, आके उसको एडवर्टाइज करेगी, फिर रिसीव करेगी उनके जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनको, एंड स्क्रीन करेगी एप्लीकेशंस को, सेलेक्ट करेगी सूटेबल पर्सन को और शॉर्टलिस्ट कर देगी। ठीक है, और फिर उनको वहाँ पहुँचा देगी। द एम्प्लॉयर सेव इज टाइम एंड एफर्ट्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ एजेंसीज एक्सपर्टीज़। ये एक्सपर्ट एजेंसीज होती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज, जो ये सारा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम करके देती हैं। तो इसमें एम्प्लॉयर का क्या फ़ायदा है सर, एम्प्लॉयर का टाइम वेस्ट नहीं होता, वो अपना टाइम बचा लेता है। वो सिर्फ इनको हायर करता है कि ये आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्लेस खाली हैं, इनके लिए रिक्रूटमेंट तुम कर दो। दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज एम्प्लॉयड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर्स एंड टेक्नीशियंस। ठीक है, सीनियर लेवल की मैनेजमेंट के लिए याले प्लेसमेंट एजेंसीज को हायर किया जाता है। कैंपस इंटरव्यू। बिजनेस हाउसेज आर इंक्रीजिंगली अप्रोचिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर रिक्रूटिंग मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्टाफ। अब क्या होता है, कैंपस में पहुंचते हैं, यानी कॉलेजेस व यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच के क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पासिंग आउट फ्रॉम IIMs, IITs आर रिक्रूटेड एवरी ईयर एट द कैंपस इटसेल्फ। वो कहीं नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जाते, बल्कि उनको वहीं कैंपस में ही नौकरियां आके लोग दे जाते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव। फिर अगला सोर्स आता है रिकमेंडेशन। एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉई और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मे प्रूव टू बी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, रिकमेंडेशन दिया जाता है। कौन रिकमेंडेशन देता है सर, जो लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं, ठीक है, हो सकता है वो एम्प्लॉई फ्रेंड हो मेरा, हो सकता है वो रिलेटिव हो, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई ये मेरा जानने वाला है, इसको अपने यहाँ आप रिक्रूट कर लीजिए। सच एप्लीकेंट्स आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज़ बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज पार्टली नोन। क्या होता है, पार्टली नोन होता है उनका बैकग्राउंड। मैनी फैमिली ओन्ड कंसर्न्स गिव प्रेफरेंस टू कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द एम्प्लॉयज़ एज द लेटर स्टैंड एज श्योरिटीज़ फॉर द न्यू रिक्रूट्स। ठीक है, रिकमेंडेशन में क्या होता है, जो रिकमेंडेशन दे रहा होता है वो श्योरिटी ले रहा होता है उस चीज़ की। ठीक है, इस वजह से ये एक अच्छा सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। अगला आता है कैजुअल कॉलर्स। मैनी वेल रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ अ स्टडी स्ट्रीम अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट इन देयर ऑफिसेज। सच जॉब सीकर्स कैन बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर। ठीक है, ये भी एक मैन पावर के लिए बहुत ही एक वैल्यूएबल सोर्स होता है। अ वेटिंग लिस्ट ऑफ सच विजिटर्स में बी प्रिपेयर्ड एंड मे बी स्क्रीन्ड टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज। होता क्या है, हम फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए गए, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे वैकेंसी नहीं खाली थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया, मेरे रेज्यूमे को लेके रख लिया। ठीक है, इन केस जब उनके यहाँ कोई नौकरी निकलती है, ठीक है, और वो मेरे लायक होती है, तो फिर वो क्या करेंगे, हमें कॉल कर लेंगे। ठीक है, वो हमें क्या करेंगे, कॉल करके बुला लेंगे कि भैया आ जाइए, आप यहाँ पे आके इंटरव्यू
दे दीजिए, ठीक है। फिर अगला जो सोर्स है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड। क्या होता है, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दी जाती है। द नोटिस स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। क्या होता है इसके अंदर, जो भी जॉब अवेलेबल है उसकी डिटेल्स वहाँ पे लिखी होती हैं। जॉब सीकर्स असेंबल आउटसाइड द प्रेमाइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट। जो भी डेट लिखी है उस दिन वहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं। सिलेक्शन इज डन ऑन दी स्पॉट, वहीं पे सिलेक्शन हो जाता है तुरंत। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। इसका दूसरा नाम क्या है, रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द लेबरर्स। जितने भी लेबरर्स होते हैं उनसे क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है। एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर एट शॉर्ट नोटिस। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, रिक्वायर्ड नंबर जैसे हमारे यहाँ ज़रूरत होगी उस हिसाब से ये लेबर्स को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, लेबर कॉन्ट्रैक्टर कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज सरदार, मुकद्दम, ठेकेदार। ठीक है, इस नाम से इनको जाना जाता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक है, अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। हमने अभी आपसे बताया था कि अभी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके के टेस्ट हम लोग के यहाँ होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम टेस्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। These tests are used to measure person's capacity for reasoning and comprehension in terms of his memory। ठीक, यहाँ पे रीजनिंग उसकी चेक करी जाती है, कॉम्प्रीहेंशन किस टर्म्स में, उसकी मेमोरी कैसी है, वोकैबुलरी कैसी है, एंड मेंटल अलर्टनेस उसकी कैसी है, कितना तेज़ वो रिस्पॉन्ड करता है। कैपेसिटी टू ग्रास्प, कितनी तेज़ी से उसको याद हो जाती है चीज़ें, कितनी तेज़ी से वो समझ लेता है चीज़ों को। पुट टुगेदर द एलिमेंट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन, एक सिचुएशन दे दी जाएगी और उस हिसाब से उससे फिर चीज़ें टेस्ट करी जाएंगी। अगला टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। सच टेस्ट इज सीक टू मेजर कैंडिडेट्स कैपेसिटी टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल। किस तरीके से वो एक स्किल को सीखता है, एंड हिज पोटेंशियल एबिलिटीज। ठीक है, फिर अगला आता है ट्रेड टेस्ट। These tests are designed to measure the applicant's level of knowledge and skills already achieved in a particular trade। यानी वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में, प्रोफेशन में वो काम कर रहा था, उसका एक्सपीरियंस था। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, उसकी वही जॉब, उसकी वही स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट। इन तीन नाम से इसको जाना जाता है। फिर आता है इंटरेस्ट टेस्ट। सच टेस्ट आर एम्प्लॉयड टू फाइंड आउट द प्रेफरेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। ठीक, यहाँ पे उसका किस काम में इंटरेस्ट है इसको चेक आउट किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट। दीज टेस्ट आर एम्ड एट फाइंडिंग आउट इमोशनल बैलेंस। क्या चेक किया जाता है, इमोशनली कितना बैलेंस्ड है, मैच्योरिटी उसके अंदर कितनी है। टेम्परमेंट ऑफ द कैंडिडेट, यानी उसका टेम्परमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा उसका टेम्पर हाई तो नहीं रहता। ठीक, इसको भी चेकआउट किया जाता है। फिर आता है डेक्सटेरिटी टेस्ट। सच टेस्ट आर डिजाइन टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू यूज हिज हैंड एंड फिंगर इन इंडस्ट्रियल वर्क। क्या इसमें चेकआउट किया जाता है, उसका हाथ कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो, और उसकी फिंगर्स को कैसे इस्तेमाल में लेके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है। सर ये जो टेस्ट है ना, इसके ऊपर MCQ केस स्टडीज़ बन सकते हैं बड़े आराम से, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा एग्ज़ाम के अंदर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के। कहता है गिव डिफरेंसेस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। सर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग prospective employees and stimulating them to apply for the job। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे और उसके बाद उनको मोटिवेट करेंगे कि जॉब के लिए अप्लाई करो। सिलेक्शन मीन्स चूजिंग द कैंडिडेट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन। इसमें क्या होगा, हम चूज़ करेंगे कैंडिडेट को, क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस
ये अभी हम लोग ने देखा था, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। द एम ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट। क्या एम है? बहुत लोगों को इकट्ठा करना। द एम ऑफ सिलेक्शन इज टू एलिमिनेट अनसूटेबल कैंडिडेट। और सिलेक्शन का क्या एम है कि एलिमिनेट कर देंगे हम। द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज सिंपल एज कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रॉस मैनी हर्डल। रिक्रूटमेंट इज वेरी इजी। भाई आपको कोई हर्डल थोड़ी क्रॉस करना, आपको जाना है सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई कर देना, दैट्स इट। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज कॉम्प्लेक्स एज कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस सेवरल हर्डल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके कहीं आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेलेक्ट हो पाते हैं। रिक्रूटमेंट इज डन प्रायर टू सिलेक्शन, जबकि सिलेक्शन इज मेड ओनली आफ्टर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट हमेशा पहले किया जाता है और उसके बाद सिलेक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है सर। आई होप कि आपको सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई भी क्वेरी आपकी अराइज होती है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन अ कमेंट सेक्शन। आप वो क्वेरी अपनी लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किएगा चैनल को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे प्रमोशन था सोर्स ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ का, उसी तरीके से मेरे लिए भी ये एक तरीके से मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आगे और भी इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँ, और आपके लिए जो इतने टेक्निकल चैप्टर्स हैं उनको आसान लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करके आसान कर दूँ आपके लिए। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।